हेलो दोस्तों। तो आज की ज्योग्राफी के बैक टू बेसिक्स लेक्चर में हम पिछले ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड लैंडफॉर्म्स। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है, आप बैक टू बेसिक्स ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइए, एक ही लेक्चर है अभी वहाँ पे, आप उसको देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका वेदरिंग। बिफोर वी स्टार्ट अप विद वेदरिंग, एक छोटा सा रिमाइंडर ले लेते हैं। पिछली बार क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि अर्थ आपको इमेजिन करनी है हमेशा ही ग्लोब जैसी, कभी भी सड़क इमेजिन नहीं करनी, राइट? आपके सामने वाला स्ट्रक्चर इमेजिन नहीं करना। फिर मैंने आपको बताया था कि इस अर्थ की जो ये लैंड है, जो ये ऊपर वाली जगह है, सतह जिस पे आप रह रहे हो, इस पे चेंजेस हो रहे हैं, राइट? कुछ एंडोजेनिक हैं और कुछ एक्सोजेनिक है, हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब जो चेंजेस हो रहे हैं उनमें से एक चेंज है आपका वेदरिंग, ठीक है? अब वेदरिंग एंडोजेनिक है, एक्सोजेनिक है, हम इसमें अभी नहीं पढ़ेंगे। जब आप 5-6 लेक्चर्स कर लेंगे तो आप खुद बताएंगे, देखिएगा कि कौन से तरह का चेंज है। तो फिलहाल जस्ट गो विद द फ्लो बिकॉज इट्स ऑल बेसिक्स। तो वेदरिंग क्या होता है? एक तरह का चेंज है जो अर्थ पे हो रहा है, जो अर्थ की लैंड पे समान है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ ना, टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल बेसिक से आंसर सॉल्व करेंगे कि जिस ज़मीन पे आप रह रहे हो उस पर चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू सर्टन एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, है ना? फॉर एग्जाम्पल, इसको इमेजिन करते हैं अपने दिमाग में कि मान लो कि क्लाइमेट और वेदर की वजह से या उनसे एसोसिएटेड चीज़ों की वजह से अर्थ की लैंड पे चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत हवाएं आ जाएंगी, चेंज हो जाएगा, है ना? या मान लो पानी आ गया किसी ज़मीन पे कम्प्लीटली, तो ऊपर वाली सॉइल इरोड हो जाती है, पढ़ा हुआ है बचपन से आपने। तो कहीं ना कहीं वेदर और क्लाइमेट की वजह से जब अर्थ की सतह पे चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज़ योर वेदरिंग। सिंपल शब्दों में अगर समझें, यूपीआईज्ड डेफिनेशन नहीं देखेंगे हम इसकी, हम बस बेसिक सी चीज़ समझेंगे। ना व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट बोथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सबसे पहले तो आपको वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस पता होना चाहिए। सी, कभी भी अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हो तो वेदर रिपोर्ट आती है, क्लाइमेट रिपोर्ट तो नहीं आती। बिकॉज वेदर रिपोर्ट हमें क्या बता रही है, आज में क्या चेंज है, कल में क्या चेंज है, अगले 10-12 दिन में क्या चेंज है। तो हमेशा ही जो भी शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं वो हमेशा ही वेदर कहलाएंगे, और जो भी लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल 20 साल, 25 साल, 50 साल वाले चेंजेस, उनको आप क्लाइमेट में बोलते हो, है ना? एक यूपीएससी वाला एग्जांपल लेते हैं कि आपने बोला ग्लोबल वार्मिंग चेंज हुई। आप ये तो नहीं कहते ना 10 दिन से 11वें दिन में ग्लोबल वार्मिंग चेंज हो गई, आप बोलते हो कि 20 साल में, 50 साल में। तो वो क्लाइमेट में चेंजेस हैं, ठीक है? और इसी को अगर आप शॉर्ट टर्म में बोलोगे कि भाई 10-12 दिन में क्या चेंज हुए, तो उसके लिए आप टर्म क्या यूज़ करोगे, वेदर। मैं क्यों बता रही हूँ, आई वॉज लुकिंग ऑन टू क्वेश्चन जो वेदरिंग से आए हुए हैं, और कहीं पे एक ऑप्शन था, इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस, ठीक है? अब ध्यान देना, इट कुड बी अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस ऑल्सो विच विल डेफिनेटली बी रैपिड, बट इट कुड बी अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस ऑल्सो, कि बहुत समय तक चल रहा है। तो इन दैट केस ज़रूरी नहीं है कि रैपिड हो, राइट? सो इट माइट और माइट नॉट बी अ रैपिड प्रोसेस, ठीक है? तो हमेशा अगर लिखा हुआ है इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस, तो आपने ये नहीं सोचना अच्छा हवा आ गई चलो जी चेंजेस हो गए, नहीं। आपको वेदर और क्लाइमेट दोनों याद आना चाहिए कि इट कुड बी अ लॉन्ग टर्म थिंग और इट कुड बी अ शॉर्ट टर्म थिंग, ठीक है? पहला लॉजिक समझ में आ गया आपको? अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, थोड़ी यूपीएससीआईज डेफिनेशन पे आते हैं कि वेदरिंग में बेसिकली क्या हो रहा है। हमने क्या पढ़ा था कि अर्थ की जो लैंड है जिस पे हम रह रहे हैं, है ना, उसमें कुछ चेंजेस हैं। तो ये चेंजेस को आप बोलते हो डिसइंटीग्रेशन, कि जो जिस फॉर्म में था अब उस फॉर्म में वो बदल गया। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, सॉइल्स एंड मिनरल्स को आप क्या बोलते हो, वेदरिंग, ठीक है? अब यहाँ पे डेफिनेशन से हमें छोटी सी चीज़ समझ आ जानी चाहिए। अगर मैंने बोला कि रॉक्स में चेंजेस हैं, ठीक है, और मिनरल्स में भी चेंजेस हैं, तो रॉक्स में डिफरेंट तरह के चेंजेस हो सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल, या तो रॉक छोटी बड़ी हो जाए, है ना, कि हवाएं आ गई, पानी आ गया। पर रॉक्स में जो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं या ज़मीन में जो डिफरेंट मिनरल्स हैं, इनमें कैसे चेंजेस होंगे? इनमें किस तरह के चेंजेस होते हैं? इनमें होते हैं जी आपके केमिकल चेंजेस, कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, ठीक है? वैसे तो तुम्हें फॉर्मूलाज में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस आप इतना समझ लो कि द मोमेंट ऐसे मिनरल्स में चेंजेस हो रहे हैं तो उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस हैं, ठीक है? एक छोटा सा साइंस टाइप का एग्जांपल दे देती हूँ, समझ में आ जाए तो ठीक है, बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। मान लो कि कोई आयरन करके मिनरल है, ठीक है, और कॉन्स्टेंटली उससे पानी उस एक रॉक है जिसमें आयरन है और उस रॉक के ऊपर से कॉन्स्टेंटली पानी बह रहा है, ठीक है? तो इवेंचुअली मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, सो लेट्स नॉट गेट इनटू द टेक्निकलिटी। ये जो आयरन है, इसमें जब कॉन्स्टेंटली इस पहाड़ी में जब पानी आता रहेगा, राइट, तो देयर विल बी सर्टन रिएक्शंस, अगर मैं सिंपल शब्दों में समझूँ, और इसका जो है केमिकल फॉर्मूला ही बदल जाएगा, ठीक है? देयर हैज़ टू बी बैलेंसिंग चेंजेस, है ना, थोड़ी बैलेंसिंग चाहिए, हम नहीं कर रहे हैं। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जब एक तरह की
मिनरल में कोई दूसरी तरह की चीज़ ऐड हो रही है तो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी बदल सकती है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन भी तो उस चीज़ में चेंज है, तो वो भी वेदरिंग में आएगा, राइट। चाहे रॉक्स में चेंजेस हों, चाहे मिनरल्स में चेंजेस हों, जब उसका बेसिक स्ट्रक्चर बदल गया, राइट, तो उस चीज़ को आप बोलोगे कि भाई इसकी वेदरिंग हो गई। कैसे, आगे देखना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला फिजिकल वेदरिंग, तो शक्ल में चेंजेस हैं, राइट। इसके फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको अगर मैंने इस शेप में बदल दिया ड्यू टू सर्टन एलिमेंट्स ऑफ वेदर, फॉर एग्जाम्पल पानी के बहने से, हवा के बहने से, दैट इज फिजिकल वेदरिंग की शक्ल में चेंजेस है। केमिकल वेदरिंग में क्या है कि हो सकता है शक्ल सिमिलर हो लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर बदल चुका है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका वो एब्सोल्युटली बदल चुका है। ठीक है जी, चलो अब इसको एक और तरीके से समझते हैं बिफोर आई गेट इनटू केमिकल और फिजिकल वेदरिंग क्या होती है। एक आपसे ना टॉपिक पूछता है कि जो वेदरिंग है वो इन सिटू प्रोसेस है या एक्स सिटू प्रोसेस है। इन सिटू का मतलब होता है जहां पर है वैसा का वैसा ही वहां पर है, नो मोशन, जहां था वैसा का वैसा ही रहा। ठीक है, एक्स सिटू क्या होता है कि जगह बदल दी गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेदरिंग है, ठीक है, समझो इसको। वेदरिंग में क्या हो रहा है कि एक पहाड़ है, यहीं का यहीं खड़ा है और इसमें कुछ चेंजेस हो गए इसके स्ट्रक्चर में, तो वो वेदरिंग हो गई। अब जो पहाड़ से जो भी सामान हुआ है ना, वो इवेंचुअली हवा से आगे बढ़ के गया है ना, तो ये इरोजन हो गया। सॉइल इरोजन में बेसिकली क्या होता है कि सामान ही तो आगे बढ़ रहा है, जो लैंड के ऊपर वाली लेयर है वही तो आगे बढ़ रही है, बचपन से बढ़ रहे हो। तो वेदरिंग में क्या होगा, वहीं के वहीं चीज़ खड़ी थी और वहीं के वहीं इस पे चाहे कोई केमिकल चेंज हो गया, चाहे कोई फिजिकल चेंज हो गया। द मोमेंट ये जो सामान इकट्ठा हुआ था, इससे जो भी सामान निकला था, ये आगे इरोड होके चला गया, उसको आपने क्या बोला, सॉइल इरोजन। अब जब सामान गया तो सामान जो आगे गया वो वाला प्रोसेस क्या होगा, एक्स सिटू। क्यों, क्योंकि वो कहीं और चला गया। और ये वाला प्रोसेस क्या होगा, इन सिटू, क्योंकि वो वहीं का वहीं हुआ। कहने का मतलब क्या है, वेदरिंग ब्रेक्स डाउन द रॉक, इस रॉक की ब्रेकिंग डाउन कर रहा है वेदरिंग। और इरोजन क्या हो रहा है कि जो भी सामान है, राइट, इरोजन कैरीज दिस रॉक अवे, कि जो भी सामान वेदरिंग से इकट्ठा हुआ है उसको क्या हो रहा है, इरोजन आगे ले जा रहा है। इसका मतलब है वेदरिंग बेसिक प्रोसेस था ब्रेक डाउन का, एंड आगे जाने वाला प्रोसेस था वाज इरोजन, राइट। इसका मतलब है वेदरिंग वहीं के वहीं हुई, तो वेदरिंग इज एन इन सिटू प्रोसेस, एंड बिकॉज सॉइल इरोजन में सामान आगे चला गया, इट्स एन एक्स सिटू प्रोसेस, कि कहीं और ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो कई बार ना, एक बार यूपीएससी में भी सवाल आया हुआ है कि वेदरिंग इज एन इन सिटू प्रोसेस एंड सॉइल इरोजन इज एन एक्स सिटू प्रोसेस। ठीक है, और आपको लॉजिक नहीं समझ में आता। अब आपको याद रहेगा कि वेदरिंग वहीं के वहीं हुई है, पर इरोजन में क्या हुआ है, सामान आगे चला गया, इसलिए वो क्या हो गया, एक्स सिटू प्रोसेस हो गया। ध्यान रहेगा, सिंपल है। तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स में आपके जोड़ सकूँ। आगे आते हैं। अपना एक एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है जो मेरा इससे रिलेट हो रहा था, मैंने सोचा मैं वो भी रिलेट कर दूँ यहाँ पे, कि अब ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी इन सिटू साइट नहीं है, राइट। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी एक्स सिटू साइट है ना, कंजर्वेशन के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व्स में क्या होता है, उनके नेचुरल हैबिटेट में रहने की बात होती है। नेशनल पार्क में क्या होता है, नेशनल पार्क में भी नेचुरल हैबिटेट में रहने की बात होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी तो यही हो रहा है कि नेचुरल हैबिटेट में कर रहे हैं। आप सफारीज पे जाते हो, जंगल जैसे ही बनाए होते हैं उन्होंने, राइट। लेकिन बोटॉनिकल गार्डन में क्या होता है कि चीज़ कहीं और ले जाई जाती है और उसको वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं या कोई रिसर्च तरीके की करते हैं। तो जो तो वहीं का वहीं है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में ही है, वो तो इन सिटू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जो 3 मैंने टिक किए हैं। लेकिन जहाँ सामान कहीं और ले जाया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, एक्स सिटू हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ के भी देखते हैं कि इन सिटू कॉन्जर्वेशन क्या है, ऑन द साइड कॉन्जर्वेशन, कि ऑर्गेनिज्म जो है डिस्प्लेस ना किया जाए, वहीं का वहीं रहा जाए। एक्स सिटू कॉन्जर्वेशन क्या हो रहा है कि कहीं और ले जाया जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है अपने नेचुरल हैबिटेट से। तो जो बोटॉनिकल गार्डन्स हैं वहाँ पे प्लांट्स को ले जाया जाता है फार अवे फ्रॉम द नेचुरल होम, यूजुअली फॉर रिसर्च पर्पसेस। इसीलिए वो एक एक्स सिटू कॉन्जर्वेशन है। और जो बाकी बच गए वो क्या है, इन सिटू है। इसका मतलब है नॉट अ साइट फॉर इन सिटू का मतलब क्या था, नहीं जी, बोटॉनिकल इन सिटू साइट नहीं है। तो आप देख रहे हो कि आपको एक टर्म पता लगी और यूपीएससी का एक आंसर आ गया। तो यूपीएससी बहुत बेसिक सवाल करता है दोस्तों, और हमें उनके लिए भी प्रिपेयर करना है। सी बहुत सिंपल है, जो आप ज्योग्राफी की किताबें पढ़ रहे हो दूसरा बंदा भी तो पढ़ रहा है। वाई शुड यू गेट मोर मार्क्स,
क्योंकि आपको बेसिक्स पता है, तो हम बेसिक्स पे ध्यान देंगे इन सभी लेक्चर्स में। ठीक है, अब आगे आते हैं। मैंने बोला कि वेदरिंग में डिफरेंट तरह के चेंजेस हो सकते हैं। एक होती है केमिकल वेदरिंग, जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा है कि कील को लग जाती है जंग, कील में आयरन रहती है। जब आयरन ऑक्सीजन की एटमॉस्फेयर में जो भी आपका ऑक्सीजन है उसकी कांटेक्ट में आती है तो वो रस्ट कर जाती है ना, कुछ इस तरह से कि इनमें कुछ ना कुछ आयरन था और जैसे ही इनमें ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है उसकी ये कांटेक्ट में आए तो क्या हुआ, इनमें रस्ट लग गया। अब देख रहे हो शक्ल तो नहीं बदली, शक्ल तो वैसी की वैसी है, पर हाँ केमिकल चेंज हो गया। इसी तरह पहाड़ों में भी हो रहा है कि इस पहाड़ में रस्टिंग हो रही है थोड़ी बहुत। कैसे? क्योंकि इस पहाड़ में है आयरन। अब ये आयरन जब आपका एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से मिला तो अल्टीमेटली क्या हो गई, जैसे यहाँ रस्टिंग थी यहाँ भी रस्टिंग हो गई। अब देखो शक्ल तो सेम है पर केमिकल चेंज हो गया, राइट? इंटरनल स्ट्रक्चर बदल गया है। समझ में आपको कि केमिकल चीज़ क्या हो रही है कि कुछ केमिकल चेंजेस हैं। अब ये जो ऑक्सीजन के मिलने वाला पूरा कॉन्सेप्ट है इसको आप बोलते हो ऑक्सीडेशन। आपके एनसीईआरटी में और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, हम इवेंचुअली देखेंगे, बट टुडे आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल कि केमिकल चेंजेस का एक बेस्ट एग्जांपल है ऑक्सीडेशन, की ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से होना डिफरेंसेस। सो ऑक्सीजन जो भी एटमॉस्फेयर में था उसकी वजह से चेंजेस हुए और आपने उसको बोला केमिकल वेदरिंग। ठीक है, अब यहाँ एक और टॉपिक बताती हूँ मैं आपको, इसको हम रिलेट करेंगे। आपकी एनसीईआरटी में दो तरह के चार्ट्स हैं। एक वो बोलता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस कितने % है, और एक वो बोलता है अर्थ की क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स कितने % है। ठीक है, इसका मतलब है ये अर्थ है, अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, उनकी परसेंटेज भी दी हुई है, और अर्थ की जो क्रस्ट है जिस पे हम रह रहे हैं ज़मीन, उसमें भी तो एलिमेंट्स हैं, उनकी भी आपको किताब में परसेंटेजेस दी हुई हैं। हो सकता है एनसीईआरटी में परसेंटेजेस डिफरेंट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप बहुत सारे बच्चे हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं कि ये वाली कौन सी परसेंटेज थी और ये वाली कौन सी परसेंटेज थी। अब आप याद रखोगे कि जो अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर वाली परसेंटेज थी वो एक डिफरेंट परसेंटेज है, और जो ज़मीन के अंदर जो एलिमेंट्स थे, जो मिनरल्स हैं ना, वो कुछ और परसेंटेज है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब हमने बोला फिजिकल वेदरिंग कि फिजिकल चेंजेस हैं, शक्ल भी बदल रही है ना, कि मैकेनिकली डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। शक्ल कैसे बदल रही है जी? एक तो सिंपल एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था कि पहाड़ है, कॉन्स्टेंटली हवा आ रही है और उससे, या पानी बह रहा है, उससे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा यूपीएससीआइज्ड वर्जन देखते हैं। ठीक है, कि ये था एक पहाड़। ठीक है, अब इस पहाड़ में थे बीच में थोड़े थोड़े गैप्स, उन गैप्स में भर गया जितना भी ब्लू कलर का है देखो पानी। ठीक है, अब गैप्स में भर गया पानी। अब इवेंचुअली जब फ्रीजिंग होगी, इसे फ्रॉस्ट एक्शन कहते हैं, कि जब टेम्परेचर कम होगा ये पानी आइस में बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, गैप्स में जो है ये आइस भर जाएगी और गैप्स जो हैं बड़े हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसको आप बोलते हो फ्रॉस्ट एक्शन, कि एक पहाड़ में गैप्स थे, इन गैप्स में भर गया पहले पानी, लेकिन जब टेम्परेचर कम हुआ तो ये पानी बन गई बहुत ही फ्रॉस्ट, है ना, बर्फ। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो गैप्स थे अब ये पक्के पक्के हो गए, अब छोटे छोटे नहीं रहे, बड़े गैप्स बन गए। यानी कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर था इस पहाड़ का वो बदल गया। इसको आप बोलते हो फिजिकल वेदरिंग। तो आप देख रहे हो केमिकल वेदरिंग में शक्ल हो सकता है बदले या ना बदले, पर केमिकल स्ट्रक्चर बदलता है। फिजिकल वेदरिंग में क्या होगा, एब्सोल्युटली आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर था वो कंप्लीटली बदल जाएगा। सिंपल था, याद रहेगा। अब एक होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ध्यान रखना, बायोलॉजिकल वेदरिंग थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन अलग है। जैसे कि फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग में हमने क्या बोला, हमने एंड रिजल्ट देखा कि यहाँ पे केमिकल्स की वजह से चेंजेस हो गए, केमिकली चेंजेस हैं, और यहाँ फिजिकल चेंज हो गया। बायोलॉजिकल वेदरिंग में आप बोलते हो ऐसे चेंजेस जो कि बायोलॉजिकल चीज़ों की वजह से हुए, ऐसी चीज़ें जिनमें जान है, ऐसी चीज़ें लाइक प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसी बायोलॉजिकल चीज़ों की वजह से जब चेंजेस होते हैं उनको आप बोलते हो बायोलॉजिकल वेदरिंग। किस तरह के चेंजेस, कि अर्थ की जो ज़मीन है उस पर चेंजेस हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन हो रही है रॉक्स की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाय प्लांट्स। तो आप देख रहे हो ये एक रॉक है और रॉक पे ये जो पेड़ है इसकी रूट्स अंदर अंदर जम गई हैं, तो अल्टीमेटली जो इनिशियल रॉक का स्ट्रक्चर था अब वो बदल गया, राइट? क्योंकि क्या हुआ, दीज रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर ग्रोइंग इनटू द क्रैक्स ऑफ रॉक्स, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, दीज रॉक्स आर ब्रोकन अपार्ट। ठीक है, तो चेंजेस किसकी वजह से हुए, बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से। इसलिए हमने आपको इसको क्या बोला कि इसको बोलते हो बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिर
चेंजेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल एक ये पत्थर था और इस पे बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एक एल्गी, लाइकन, बैक्टीरिया, मॉसेस, इन्होंने अपने एसिड्स प्रोड्यूस किए और जब ये एसिड्स जो है इन मिनरल्स पे आए तो इस मिनरल्स के स्ट्रक्चर अल्टीमेटली बदल गए, राइट। तो चेंजेस किस वजह से हुए? वेदरिंग किस वजह से हुई? बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसलिए आप इसे क्या बोलते हो? बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो वही वो बोल रहा है कि एल्गी, लाइकन्स, बैक्टीरिया, मॉसी, दे प्रोड्यूस वीक एसिड्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच व्हाट विल हैपन कि सर्टन मिनरल्स और एलिमेंट्स जो हैं इनमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो आप बोलते हो ये है बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। तो आपने 3 तरह की वेदरिंग पढ़ी। आपने बोला जब फिजिकल स्ट्रक्चर में, शक्ल में चेंजेस हैं तो वो फिजिकल वेदरिंग। फिर आपने बोला कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कैसा दिख रहा है, अगर केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं तो आपने उसको बोला कि केमिकल वेदरिंग। और अगर ये बायोलॉजिकल चीज़ें, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स की वजह से हुए, वो है आपकी बायोलॉजिकल वेदरिंग। एक मैंने आपको बताया इन सिटू और एक्स सिटू का डिफरेंस, ठीक है। एक मैंने आपको बताया कि वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। तो हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कंपेयर की हैं, रिलेट की हैं। मेक श्योर आप इस लेक्चर को दोबारा देखें, आपको और समझ में आएंगी। अब ना एक टर्म समझते हैं और इस टर्म को हम एक क्वेश्चन से रिलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या आपको बिना एग्जैक्ट डेफिनेशन पता हुए आप आंसर कर सकते थे। देखते हैं कितना समझा है आपने, कि बेसिक्स कितने इंपॉर्टेंट है। एक टर्म होती है डेनोडेशन। डेनोडेशन क्या होता है कि जितनी भी ओवरऑल डिग्रेडेशन हो रही है, जितनी भी डिग्रेडेशन है, डिसइंटीग्रेशन है ड्यू टू एनी रीजन, राइट, लैंड की, उसको आप एक टर्म देते हो डेनोडेशन, कि जितना भी चाहे वेदरिंग हो या 10, 12, 15 प्रोसेसेस हो जिनकी वजह से अर्थ की ओवरऑल डिग्रेडेशन या लेवलिंग हो रही है, उसको आप बोलते हो डेनोडेशन, ठीक है। अब मान लो कि आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए सीक्वेंस क्या है जी डेनोडेशन का, कि ये जो चेंजेस हैं इनका सीक्वेंस क्या है। अब 3 टर्म्स हैं, देखो, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन, ठीक है। और कह रहे हैं ये तीनों ही डेनोडेशन का पार्ट है, कि जो चेंजेस हो रहे हैं तीनों इसका पार्ट है। इनका जी सीक्वेंस बताओ। अब अगर मुझे इनका सीक्वेंस समझना है, मेरे दिमाग में पता है क्या आना चाहिए, कि सबसे पहले क्या होगा? वेदरिंग होगी, कि वहाँ पे खड़े खड़े चेंजेस होंगे। उसके बाद क्या होगा? ये सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा इरोजन के थ्रू, और जब दूसरी जगह पहुँचेगा उस जगह डिपॉजिट हो जाएगा, तो वहाँ क्या हो जाएगी? डिपोजिशन हो जाएगी। तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ही ऑप्शन करेक्ट आ जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पहले डिपॉजिट हो, डिपॉजिट होने के बाद एरोड हो, फिर वेदरिंग हो, है ना। एक बेसिक प्रोसेस आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगी? वेदरिंग, फिर इरोजन, फिर डिपोजिशन, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो, अगर आपको बेसिक्स भी पता थे, थोड़ी इमेजिनेशन भी थी, आप इसको डायरेक्टली आंसर कर सकते थे, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं थी। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी फ्रॉम द बेसिक्स, ठीक है। अब इसको समझते हैं। डेनोडेशन का मतलब क्या था? कि ओवरऑल जितनी भी डिग्रेडेशन है, इसका मतलब सबसे पहला स्टेप क्या होगा? वेदरिंग, जिसमें कि स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है या फिर मिनरलॉजिकल ब्रेकडाउन है, कि या तो केमिकल या फिर फिजिकल या कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेकडाउन है। फिर क्या होगा? ये जो ब्रेकडाउन हुआ है उसकी रिमूवल और ट्रांसपोर्टेशन होगी बाय इरोजन, ठीक है। और पहुंच के उसकी सेटलमेंट जब होगी उसको आप कहोगे डिपोजिशन। तो इवन इफ यू डिड नॉट नो, यू कुड हैव आंसर्ड इट फ्रॉम द बेसिक्स, ठीक है जी, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या बनेगा? पहले इन सिटू चेंजेस हुए, फिर एक्स सिटू वहां पे पहुंचा, एंड देन डिपॉजिट हो गया। सिंपल था, याद रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, एक बार और देखिए इस वीडियो को, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, और अगले लेक्चर में भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और आप देखोगे कि अभी तो हमने सिर्फ वेदरिंग की है, इवेंचुअली हम सारे प्रोसेसेस करेंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज कि कौन सा प्रोसेस एक्सोजेनिक है, कौन सा प्रोसेस एंडोजेनिक है। हम इस लेवल तक पढ़ाई करेंगे, ओनली फ्रॉम द बेसिक्स, नो रट्टा, नो डेफिनेशंस, नथिंग, ठीक है। चलिए, अब जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इफ़ यू डोंट वांट टू टेक एनी प्रोग्राम्स, आप इसको यहीं पे बंद कर दीजिए लेक्चर्स को। इफ़ यू वांट टू आप आगे देखिए। जितने भी 2020 एस्पिरेंट्स है दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ इट इज़ अ गोल्डन चांस, ठीक है। 1-2 महीने कभी किसी को एक्स्ट्रा नहीं मिले, आपको मिले हैं। मेक श्योर यू टेक द रेलिवेंट कोर्सेज एंड यू स्टडी, ठीक है। ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल कोर्स लेना। आपको एक भी अगर सब्जेक्ट में लगता है यू वीक, टेक दैट कोर्स, ठीक है। यू डोंट नो व्हिच वन क्वेश्चन विल हेल्प यू गेट इनटू प्रीलिम्स, ठीक है। 2020 के कोर्सेज अनाउंस हो चुके हैं। अ लॉट ऑफ यू ऑलरेडी टेकन एडमिशंस, बट अगर आप अभी भी एडमिशंस लेना चाहते हैं, अभी भी इन चीज़ों को बहुत डेप्थ में समझना चाहते हैं, टू इंक्रीज योर चांसेस कि आपका प्रीलिम्स मेंस अपने शुरुआती अटेम्प्ट्स में ही हो जाए, तो यू शुड डेफिनेटली टेक दिस प्रोग्राम्स। आई वुड रिकमेंड यू टू टेक दिस प्रोग्राम्स, ठीक है। ऑल्सो
जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कि जितने भी न्यू विजिटर्स हैं या जितने भी बच्चे हमसे डेमो मांगते हैं, हमारा पूरा का पूरा ही चैनल डेमो है, कोई लेक्चर देख लीजिए एंड यू विल गेट टू नो, ठीक है। ऑल्सो जो नहीं लेना चाहते हैं, हमारे पीडीएफ्स चाहते हैं, sleepyclasses.com पे पीडीएफ्स अवेलेबल है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ भी पीडीएफ्स हैं। एंड कोई भी आपको डाउट्स हो, यू कैन कॉल अस अप एट दिस नंबर एंड समबडी विल बी देयर टू असिस्ट यू, ठीक है जी। चलिए, दैट वाज ऑल फॉर टुडे दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय।